नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 3 में भाग 10 तक पढ़ लिया था। भाग 10 में आपने युग्मनज से मारुला का निर्माण, मारुला से ब्लास्टुला का निर्माण, ब्लास्टुला का गर्भाशय में अंतर स्थापित होना यानी अंतरोपण होना, ये सारी प्रक्रिया आपने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में जो कि होगा गैस्टुला का निर्माण और उसके बाद भ्रूणीय परिवर्धन। मैंने आपको बताया था कि जो जाइगोट होता है यानी युग्मनज, युग्मनज में निषेचन के पश्चात युग्मनज में विदलन शुरू हो जाता है। विदलन यानी समसूत्री विभाजन, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है जिसके बारे में आपको पहले बताया गया है। युग्मनज में विदलन शुरू हो जाता है यानी यह विभाजित होता है। विभाजित होता है एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 8 से 16 कोशिकीय संरचना को हम मारुला कहते हैं। और आपको ये भी बताया गया था कि मारुला में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मारुला में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होता है माइक्रोमियर्स, जिससे बाद में ब्लास्टुला में बनता है ट्रोफोब्लास्ट, और मारुला में दूसरी कोशिका पाई जाती है मैक्रोमियर्स, जिससे बनता है अंतर कोशिका समूह यानी इनर सेल मास। ठीक है, 8 से 16 कोशिकीय संरचना क्या कहलाती है? मारुला। मारुला में 2 प्रकार की कोशिकाएं माइक्रोमियर्स पाई जाती हैं और मैक्रोमियर्स पाई जाती है, जो बाद में माइक्रोमियर से ट्रोफोब्लास्ट बाह्य स्तर का निर्माण होता है और माइक्रोमियर से अंदर की तरफ अंतर कोशिका समूह का निर्माण होता है। मारुला जैसे जैसे गर्भाशय गुहा की तरफ बढ़ता है वह ब्लास्टुला में परिवर्तित हो जाता है। ब्लास्टुला यानी हम इसे ब्लास्टोसिस्ट भी कह सकते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। तो मारुला जैसे जैसे गर्भाशय गुहा की तरफ बढ़ता है वह ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट की खास बात ये होती है कि उसमें जो माइक्रोमियर्स है वो बाह्य स्तर ट्रोफोब्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है और माइक्रोमियर्स जो होता है वो अंदर की तरफ अंतर कोशिका समूह में बदल जाता है। दूसरी खास बात ये होती है ब्लास्टोसिस्ट की कि इसमें अंदर की तरफ खोखला होता है। ये एक गेंद जैसी संरचना है जो अंदर की तरफ पूरी तरीके से खोखला है। उस अंदर की तरफ जो खोखला भाग है उसमें पोषक तरल भरा होता है। इस गुहा को कहा जाता है केंद्रीय गुहा, या हम इसे ब्लास्टोसील कहते हैं, ब्लास्टोसील। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है ब्लास्टोसिस्ट का, यानी ब्लास्टोसिस्ट में पोषक तरल से भरा एक केंद्रीय गुहा पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है, जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट लगभग 64 कोशिकीय संरचना होता है। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय गुहा में आता है और गर्भाशय के अंतःस्तर से चिपक जाता है, जिसे हम अंतरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं, बताया गया आपको। फिर इसमें परिवर्तन होता है। अंतरोपण के तुरंत बाद ही जो अंतर कोशिका समूह होती है, इनर सेल मास, जो अंदर की तरफ कोशिकाएं हैं, अंतर कोशिका समूह, वे 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण करती हैं। अंतर कोशिका समूह क्या बनाती हैं? 3 प्राथमिक जनन स्तर, 3 प्राइमरी जर्म लेयर। याद करिए कि अंतरोपण के बाद अंतर कोशिका समूह, ब्लास्टोसिस्ट की अंतर कोशिका समूह 3 प्राथमिक जनन स्तर यानी 3 प्राइमरी जर्म लेयर का निर्माण करती हैं। कौन कौन से? सबसे बाहर की तरफ बाह्य त्वचा यानी एक्टोडर्म, मध्य में मध्य जन स्तर यानी मीजोडर्म, और अंदर की तरफ अंतस त्वचा यानी एंडोडर्म। देखिए यह है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट 3 जनन स्तरों वाले संरचना में परिवर्तित हो रहा, अंदर की तरफ ये झुकता है और 3 जनन स्तर वाली संरचना को बनाता है। सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म पाया जाता है, ये सभी एक्टोडर्म हैं।
और उसके अंदर सबसे मध्य में मेसोडर्म और उसके बाहर एंडोडर्म की संरचना पाई जाती है। जो गुलाबी कलर से दिखाया गया वो एंडोडर्म है और जो सबसे मध्य में है वो है मेसोडर्म। तो ब्लास्टोसिस्ट में उपस्थित अंतर कोशिका समूह एक बाह्य स्तर एक्टोडर्म यानी बाह्य त्वचा तथा एक आंतरिक स्तर एंडोडर्म यानी अंतस्त्वचा का निर्माण करता है। बाह्य त्वचा व अंतस्त्वचा के मध्य में एक मध्यजन स्तर का भी निर्माण हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट में 3 प्राथमिक जनन स्तर युक्त संरचना का बनना गैस्ट्रुलेशन यानी गैस्ट्रुला भवन कहलाता है। गैस्ट्रुला भवन याद करिए कि ब्लास्टोसिस्ट में उपस्थित अंतर कोशिका समूह से 3 प्राथमिक जनन स्तर युक्त संरचना का बनना गैस्ट्रुला भवन या गैस्ट्रुलेशन कहलाता है और इससे बनी संरचना को हम गैस्ट्रुला कहते हैं। यानी ब्लास्टुला के बाद क्या बनता है? गैस्ट्रुला बनता है। ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनता है। गैस्ट्रुला की विशेषता क्या है कि गैस्ट्रुला में 3 जनन स्तर हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इसे हम कहते हैं बाह्य त्वचा, ये कहलाता है अंतस्त्वचा और ये कहलाता है मध्यजन स्तर। ठीक है, तो याद करिए अंतरोपण के तुरंत बाद ब्लास्टोसिस्ट में उपस्थित अंतर कोशिका समूह से एक बाह्य स्तर बाह्य त्वचा तथा एक आंतरिक स्तर अंतस्त्वचा का निर्माण होता है। बाह्य त्वचा व अंतस्त्वचा के मध्य जल्द ही मध्यजन स्तर का निर्माण होता है। ठीक है, याद करेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट का 3 प्राथमिक जनन स्तर युक्त संरचना में परिवर्तित होना गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला भवन कहलाता है और इससे बनी संरचना को गैस्ट्रुला कहते हैं। इन्हीं 3 जनन स्तरों से बाह्य त्वचा, अंतस्त्वचा, मध्यजन स्तर, इन्हीं 3 जनन स्तरों से ही हमारे समस्त शरीर का निर्माण होता है। यानी जो भ्रूण है गर्भ में, उसके हाथ, पैर, नाक, कान, गला, हृदय, रक्त, इन सभी का निर्माण इन्हीं 3 जनन स्तरों से होता है। आपको 11th में फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में आपको बताया गया होगा हृदय का निर्माण मध्यजन स्तर से होता है। बताया गया है, मुझे याद है, मैंने बताया है। हृदय का निर्माण मध्यजन स्तर से होता है। तो इसका मतलब क्या है? मध्यजन स्तर से होता है ये मध्यजन स्तर। जब भ्रूण है तो भ्रूण में इन्हीं 3 स्तरों से ही हृदय, नेत्र, कर्ण, जिह्वा, सारी चीज़ों का निर्माण इन्हीं 3 स्तरों से होता है। इसीलिए इसे हम प्राथमिक जनन स्तर कहते हैं, प्राइमरी जर्म लेयर। याद करेंगे कि हम भ्रूण से समस्त शरीर का निर्माण, हाथ, पैर, नाक, कान, गला, हृदय, सबका निर्माण किससे होता है? 3 जनन स्तरों से, बाह्य त्वचा, अंतस्त्वचा और मध्यजन स्तर। यही कोशिकाएं हैं जो विभाजित होकर अलग अलग प्रकार की अंगों का, ऊतकों का निर्माण करती हैं। इनमें कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम स्टेम सेल कहते हैं, स्टेम कोशिका। और स्टेम कोशिका के पास ही ऐसी क्षमता होती कि वे समस्त प्रकार के ऊतक, अंग का निर्माण कर सकते हैं। स्टेम सेल याद करेंगे, ये भी अंतस्त्वचा में या अंतर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें स्टेम कोशिका कहते हैं, जिनमें ये क्षमता होती है कि वे विभाजन और विभेदन द्वारा विभिन्न प्रकार के ऊतकों और अंगों का निर्माण कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि स्टेम कोशिका बताइए क्या होती है। तो स्टेम कोशिका ऐसी कोशिका जिसमें यह क्षमता हो कि वे विभाजन और विभेदन द्वारा शरीर के समस्त ऊतकों और अंगों का निर्माण कर सके। समझ में आया कि किस प्रकार से
जाइगोट से मॉरुला, मॉरुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। गैस्ट्रुला आखिरी फेज है और उसके बाद वो फीटस कहलाएगा। गैस्ट्रुला में 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। इन्हीं 3 जनन स्तरों से शरीर के समस्त अंगों और ऊतकों का निर्माण होता है। अब देखें कौन कौन से अंग का निर्माण किस स्तर से होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बाह्य त्वचा द्वारा यानी एक्टोडर्म द्वारा शरीर की बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस का निर्माण होता है। इसके व्युत्पन्न अंग जैसे बाल हो गया, इसमें पाई जाने वाली त्वचा ग्रंथियाँ हो गई और नाखून वगैरह, इन सभी का निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म यानी बाह्य त्वचा द्वारा। भ्रूण में, ठीक है, भ्रूण में कहा जा रहा है, और जब हम लोग वयस्क हो गए हैं तो नाखून का निर्माण किससे हो रहा है? बाह्य त्वचा द्वारा। लेकिन जब भ्रूण में है तो भ्रूण में जो नाखून, बाल, इन सभी का निर्माण एक्टोडर्म द्वारा होता है। अब किससे द्वारा होता है? अभी एपिडर्मिस। और जब भ्रूण में होता तब एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म द्वारा किसका निर्माण होता है? बाह्य त्वचा और इसके व्युत्पन्न अंग जैसे बाल, नाखून, त्वचा ग्रंथियाँ। दूसरा, बाह्य त्वचा द्वारा ही अंतःकरण यानी इनर ईयर का निर्माण होता है, अंदर की तरफ पाए जाने वाले इनर ईयर का। और नेत्र, आँख का निर्माण भी बाह्य त्वचा द्वारा होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेत्र का निर्माण किस जनन स्तर से होता है। वहाँ पर ऑप्शन दिया होगा बाह्य त्वचा, मध्य जन स्तर या अंतस्थ त्वचा। तो क्या बताएंगे कि नेत्र का निर्माण होता है बाह्य त्वचा द्वारा। दांत का इनेमल, दांत का इनेमल जो सबसे बाहरी वाइट पार्ट होता है दांत का, वो इनेमल कहलाता है। एड्रिनल ग्रंथि का मेडुला भाग, पीयूष ग्रंथि की मध्यपाली तथा पीनियल ग्रंथि, इन सभी का निर्माण बाह्य त्वचा द्वारा होता है। लार ग्रंथि तथा लैक्राइमल ग्रंथि, लार ग्रंथि तो जानते ही हैं जिनसे लार निकलती हैं, 3 जोड़ी पाई जाती हैं। लैक्राइमल ग्रंथि जो आंख में होती हैं, जिन्हें हम अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं, जिनसे आंसू निकलता है। इन सभी का निर्माण किससे होता है? बाह्य त्वचा यानी एक्टोडर्म द्वारा। मध्य जन स्तर द्वारा किसका निर्माण होता है? तो त्वचा की डर्मिस लेयर, संवहनी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू तथा अधिकांश पेशियां, मसल्स, इनका निर्माण किससे होता है? मध्य जन स्तर से। कंकाल, अस्थि, उपास्थि, हड्डी वगैरह का निर्माण किससे होता है? भ्रूण में मीजोडर्म से, इस स्तर से। इस स्तर की जो कोशिकाएं हैं वो हड्डी वगैरह का निर्माण करती हैं। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हृदय का निर्माण करती हैं। यही मध्य जन स्तर किसका निर्माण करती हैं? हृदय का निर्माण करती हैं। रक्तवाहिनियों का निर्माण करती हैं। लसिका तंत्र का निर्माण करती हैं। रक्त तंत्र का निर्माण करती हैं। मूत्राशय के अतिरिक्त शेष उत्सर्जी अंग उत्सर्जी तंत्र का निर्माण करती हैं। प्रजनन तंत्र का अधिकांश भाग ये बनाती हैं। अब जो अंतस्थ त्वचा है, ये जो लेयर है पिंक कलर से जो बनाया है, अंतस्थ त्वचा द्वारा बनता है मध्यकर्ण, गैस्ट्रिक व आंतरिक ग्रंथियाँ, मध्य आंत्र, जिह्वा, मूत्राशय का भीतरी स्तर, श्वसन पथ का भीतरी स्तर, यकृत, अग्न्याशय, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीयूष और पीयूष ग्रंथि, इन सभी का निर्माण किससे होता है? अंतस्थ त्वचा द्वारा। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूं। पूछा जा सकता है कि बाह्य त्वचा का निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म द्वारा यानी बाह्य त्वचा द्वारा। ठीक है, बाल, नाखून, त्वचा ग्रंथियाँ किससे बनती हैं? भ्रूण में, बाह्य त्वचा द्वारा। नेत्र का निर्माण बाह्य त्वचा द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कंकाल यानी अस्थि और उपास्थि का निर्माण किस जनन स्तर द्वारा होता है? तो क्या बताएंगे? मध्य जन स्तर द्वारा। कंकाल, अस्थि, उपास्थि का निर्माण मध्य जन स्तर के द्वारा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हृदय, हृदय का निर्माण किस जनन स्तर द्वारा होता है? तो मध्य जन स्तर द्वारा होता है। ठीक है, और उसके बाद यकृत, अग्न्याशय, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, इन सभी ग्रंथियों का निर्माण किससे होता है? अंतस्थ त्वचा। ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस सिंपल था, कुछ नहीं है, बस याद करने के ऊपर है कि कितना आप याद कर ले जाते हैं। सिंपली एक जाइगोट है, जाइगोट में निषेचन के पश्चात जाइगोट में विदलन यानी क्लीवेज शुरू हो जाता है और ये 2, 4, 8, 16 कोशिकाओं वाली संरचना बनाती हैं। 8 से 16 जो कोशिकीय संरचना है उसे हम मारुला कहते हैं। मारुला में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स। मारुला जैसे जैसे गर्भाशय की तरफ बढ़ता है वो ब्लास्टुला में परिवर्तित हो जाता है और ब्लास्टुला में जो माइक्रोमियर्स हैं वो बाहरी ट्रोफोब्लास्ट स्तर बना लेती हैं और जो मैक्रोमियर्स हैं वो अंदर की तरफ अंतर कोशिका समूह बना लेती हैं। ब्लास्टोसिस्ट की खास बात ये होती है कि इसमें एक पोषक तरल से युक्त केंद्रीय गुहा पाई जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। अब ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय में अंतरोपण हो जाता है, यानी वो गर्भाशय की ऊतक में अंतःस्थापित हो जाता है जिसे हम अंतरोपण या प्रत्यारोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं।
और अंतरोपण के पश्चात ही अंतर कोशिका समूह से 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होता है, बाह्य त्वचा, अंतःत्वचा और मध्य जनन स्तर। ये तीनों त्वचा का निर्माण होना ही ब्लास्टोसिस्ट में, इन 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होना ही गैस्ट्रुला भवन या गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। और इससे बनी जो संरचना है, इस संरचना को हम अब गैस्ट्रुला कहते हैं। यानी ब्लास्टुला अब किस में परिवर्तित हो गया? गैस्ट्रुला में। गैस्ट्रुला में 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। इन 3 जनन स्तरों से ही शरीर के विभिन्न अंगों, ऊतकों का निर्माण होता है। बाह्य त्वचा द्वारा इतने अंगों का निर्माण, अंतःत्वचा द्वारा इन अंगों का निर्माण, मध्यजन द्वारा इन अंगों का निर्माण होता है। बस, तो इसे हेडिंग डाल के लिखेंगे। हेडिंग नहीं, अगले लाइन से ही लिखेंगे जहाँ से आपने लिखा था विदलन या क्लीवेज के बारे में लिखा था, उसके अगले लाइन से लिखेंगे कि अंतरोपण के तुरंत बाद ब्लास्टोसिस्ट में उपस्थित अंतर कोशिका समूह एक बाह्य स्तर, बाह्य त्वचा यानी एक्टोडर्म तथा आंतरिक स्तर, अंतःत्वचा यानी एंडोडर्म का निर्माण करती हैं। बाह्य त्वचा व अंतःत्वचा के मध्य जल्द ही मध्य जन स्तर यानी मीजोडर्म का निर्माण हो जाता है। फिर आप आगे लिखेंगे कि अंतर कोशिका समूह से 3 प्राथमिक जनन स्तर युक्त संरचना का बनना गैस्ट्रुला भवन या गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। और इससे बनी जो संरचना है उसे गैस्ट्रुला कहते हैं। आगे लिखेंगे, इन्हीं 3 जनन स्तरों से समस्त अंगों व ऊतकों का निर्माण होता है। अंतर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें स्टेम कोशिका कहते हैं, जिनमें ये क्षमता होती है कि विभाजन व विभेदन द्वारा विभिन्न प्रकार के ऊतकों व अंगों का निर्माण कर सकते हैं। अगले लाइन से लिखेंगे कि 3 जनन स्तरों द्वारा निर्मित अंग। इसमें पहला हेडिंग डाल के लिखेंगे बाह्य त्वचा द्वारा यानी बाई एक्टोडर्म। इसमें लिखेंगे कि बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस व इसके व्युत्पन्न अंग जैसे बाल, नाखून, त्वचा ग्रंथियाँ आदि का निर्माण होता है। फिर दूसरे पॉइंट से लिखेंगे अंतःकरण, नेत्र का निर्माण। तीसरा दांत का इनेमल। चौथा एड्रिनल ग्रंथि का मेडुला भाग, पीयूष ग्रंथि की मध्यपाली तथा पीनियल ग्रंथि। और लास्ट लार ग्रंथि तथा लैक्राइमल ग्रंथि। फिर दूसरा हेडिंग डालेंगे कि मध्य जन स्तर द्वारा किन किन अंगों का निर्माण होता है। लिखेंगे त्वचा की डर्मिस, यानी डर्मिस ऑफ स्किन, संवहनी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू तथा अधिकांश पेशियां यानी मसल्स। दूसरे लाइन से लिखेंगे कंकाल जैसे अस्थि व उपास्थि। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हृदय, रक्तवाहिनी, लसिका तंत्र। नेक्स्ट लिखेंगे मूत्राशय के अतिरिक्त शेष उत्सर्जीय तंत्र। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे प्रजनन तंत्र का अधिकांश भाग। लास्ट हेडिंग डालेंगे तीसरा अंतःत्वचा द्वारा। लिखेंगे मध्यकर्ण, गैस्ट्रिक व आंतरीय ग्रंथियाँ। दूसरा मध्य आंत्र यानी मिडगट। नेक्स्ट जिह्वा, मूत्राशय का भीतरी स्तर, श्वसन पथ का भीतरी स्तर। लास्ट यकृत, अग्न्याशय, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली। बस ये था कि 3 जनन स्तरों द्वारा किन किन अंगों का निर्माण होता है। अब इसके बाद आता है भ्रूणीय परिवर्धन यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आइए समझते हैं भ्रूणीय परिवर्धन यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भ्रूणीय परिवर्धन या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये एक मादा जनन तंत्र का हम चित्र बनाए हैं जिसमें सगर्भता के बाद शिशु किस प्रकार से गर्भाशय में अंतः स्थापित होता है उसी को दिखाया गया है। यहाँ पर गर्भाशय के इस स्तर पर यानी अंतः स्तर पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से भ्रूण परिवर्धित होता है। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज मारुला में परिवर्तित होता है, मारुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला। पहले ब्लास्टुला जो ब्लास्टोसिस्ट बनाता है वो अंतः स्थापित हो जाता है गर्भाशय में, और फिर ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। गैस्ट्रुला से फिर चूँकि गैस्ट्रुला में 3 जनन स्तर होते हैं और उन तीनों जनन स्तरों से हाथ, पैर, पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। आपको पता है कि ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ कौन सा स्तर होता था? ट्रोफोब्लास्ट। तो अंतरोपण में ट्रोफोप्लास्ट ही गर्भाशय के ऊतक से जुड़ता था। बताया था मैंने कि अंतरोपण कैसे होता था कि जब ब्लास्टोसिस्ट का ट्रोफोब्लास्ट स्तर गर्भाशय के अंत स्तर के संपर्क में आता है तो उस दौरान परिवर्तन होता है और गर्भाशय अंत स्तर उसे अपने अंदर स्थापित कर लेता है। वही अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन कहलाता है।
तो जो ट्रोफोब्लास्ट अस्तर होता है उससे अंगुली समान संरचना निकलती है यहाँ पर, यानी ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय में अंतरोपण के पश्चात ट्रोफोब्लास्ट से उंगली समान संरचना निकलती है। ये देखिए बनाए हुए हैं, उंगली समान इस तरह से संरचनाएं उभरती हैं। इन अंगुली समान संरचनाओं को कहते हैं कोरियोनिक विलाई, या इसे हिंदी में कहते हैं जरायु अंकुरक। ठीक है, यानी ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय में अंतरोपण के पश्चात ट्रोफोब्लास्ट अस्तर से अंगुली समान संरचना उभरती है, जिसे जरायु अंकुरक यानी कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये जरायु अंकुरक गर्भाशय ऊतक, ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है गर्भाशय ऊतक है, गर्भाशय ऊतक, और ये मात्र रक्तवाहिनियाँ हैं, आर्टरी और वेन, धमनी और सिरा, तो उन सभी से आच्छादित होता है, घिरा होता है। यानी जरायु अंकुरक गर्भाशय ऊतक और मात्र रक्त से आच्छादित होता है। अब ये जो जरायु अंकुरक है, गर्भाशय ऊतक और जरायु अंकुरक एक दूसरे के साथ अंतरांगुली युक्त यानी इंटरडिजिटेटेड, इसका मतलब समझिएगा, अंतरांगुली युक्त यानी इंटर डिजिटेटेड। इसका मतलब क्या है कि अंगुली समान संरचना है ये, जो कि निकला है ट्रोफोब्लास्ट से, और जो गर्भाशय की अस्तर है वो भी ऐसे है, तो ये दोनों आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं। यानी जरायु अंकुरक और गर्भाशय ऊतक एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेटेड जुड़े होते हैं और संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण और माता के शरीर के साथ एक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का गठन करते हैं, जिसे हम प्लासेंटा या अपरा कहते हैं। यानी अपरा का निर्माण किससे होता है? तो अपरा का निर्माण होता है ट्रोफोब्लास्ट से उभरी हुई जरायु अंकुरक और गर्भाशय ऊतक द्वारा। जैसे यहाँ पर जो ये भ्रूण से निकला हुआ जरायु अंकुरक है, ये चीज़ ये है, ठीक है, ये है जरायु अंकुरक, और साथ में इससे जुड़ा होता है गर्भाशय ऊतक। ये जो ब्राउन से बनाए हैं इस तरह से गर्भाशय ऊतक एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसी को हम कहते हैं इंटरडिजिटेटेड, यानी जब उंगलियां आपस में ऐसे हम जोड़ दें तो ये क्या कहलाती हैं? इंटरडिजिटेटेड, अंतरांगुली युक्त। ठीक, समझ में आया कैसे जुड़ी होती हैं? ये है कोरियोनिक विलाई और ये है गर्भाशय ऊतक, एक दूसरे से ऐसे जुड़ी होती हैं। ऐसे जुड़कर एक संरचना का निर्माण करती हैं, यानी इस पूरे संपूर्ण संरचना को हम क्या कहते हैं? अपरा या प्लासेंटा। ठीक है, जरायु अंकुरक और गर्भाशय ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरांगुली युक्त यानी इंटरडिजिटेटेड जुड़े होते हैं और संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण और माता के शरीर के साथ संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को गठित करती हैं, जिसे अपरा या प्लासेंटा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है अपरा। जब डिलीवरी होती है यानी प्रसव के दौरान जो शिशु निकलता है वो इस अपरा को साथ लेकर निकलता है। और इसको तो जानते ही होंगे, नाभि, सबके शरीर में एक स्पॉट बना होता है पेट के नीचे, तो वहाँ पर वो स्पॉट क्या दर्शाता है कि वो एक नली से जुड़ा होता है, भ्रूण एक नली से जुड़ा होता है माता के शरीर के द्वारा, उसे हम नाभि रज्जु यानी अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं, बाद में बताएंगे। तो अभी हम यहाँ तक थे कि अपरा का निर्माण किससे होता है? तो अपरा का निर्माण जरायु अंकुरक यानी कोरियोनिक विलाई और गर्भाशय ऊतक के एक दूसरे के साथ अंतरांगुली युक्त रूप से जुड़े होकर अपरा का निर्माण करते हैं। अपरा का कार्य क्या है? बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो अपरा का कार्य है पहला ऑक्सीजन व, देखो भ्रूण को, ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे, भ्रूण को ऑक्सीजन व पोषक पदार्थों की आपूर्ति करता है, पोषक पदार्थों की
की आपूर्ति का कार्य करता है, यानी उसको पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, पोषक पदार्थ पहुंचाता है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्क है अपरा का। ये करता कैसे है? देखिए, इस पूरी संरचना जो है आपको जो दिखाई दे रही है, ये ब्लड वेसल से बने हुए हैं, रक्तवाहिनियों से, वेन्स और आर्टरी से। तो जो भी चीज़ें अंदर भ्रूण में, ये माता का शरीर का है और ये भ्रूण है, तो माता के शरीर से जो भी भोज्य पदार्थ है वो भ्रूण में जाता है। किसके माध्यम से? खाना नहीं जाता। ये मत समझो कि जो दो दाल रोटी चावल खाते हैं वो चला जाता है, नहीं। जो हम खाते हैं वो किस में टूटता है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स, इन सब में ना। तो इन्हीं को हम पोषक पदार्थ कहते हैं, जिससे भ्रूण की वृद्धि होनी है। तो वो जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और प्रोटीन वगैरह हैं, वो सब रक्त में घुलकर रक्त के माध्यम से भ्रूण में जाती हैं। और भ्रूण से जो भी उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और भी जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, यूरिया वगैरह, उन सभी को ये वापस ले आकर माता के रक्तवाहिनियों के माध्यम से बाहर निकालता रहता है। समझ में आया? यहाँ पर जो भी कार्य करता है अपरा के अंदर, प्लासेंटा के अंदर, वो रक्त ही करता है। रक्त ही पोषक पदार्थों को ले जाता है, भ्रूण में देता है और भ्रूण से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको वापस ले आकर बाहर छोड़ता है। यानी अपरा में क्या है? रक्तवाहिनियों का जाल है और वही रक्तवाहिनियाँ पोषक पदार्थों को अंदर और बाहर ले जाती हैं। अब इनमें चूंकि ये संरचनाएं कार्य करती हैं इसी का, इसलिए हम यहाँ पर बताते हैं कि अपरा का कार्य क्या है। तो अपरा का कार्य है ऑक्सीजन व पोषक पदार्थों को माता से भ्रूण में पहुँचाना और भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जी पदार्थ को वापस ले आना। समझ में आया? ये अपरा का कार्य है। ये जो अपरा है वो भ्रूण से किससे जुड़ा होता है? ये है अपरा, और ये भ्रूण से जुड़ा होता है एक नाभि रज्जु यानी अम्बिलिकल कॉर्ड से। नाभि रज्जु यानी अम्बिलिकल कॉर्ड। इस संरचना को क्या कहते हैं? इस संरचना को कहते हैं नाभि रज्जु, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अपरा भ्रूण से नाभि रज्जु यानी अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा जुड़ी होती है, जो भ्रूण में आवश्यक पदार्थों को ले जाने और बाहर करने में सहायता करता है। क्लियर? अब इतना कार्य अपरा है। अपरा कुछ और भी कार्य करता है, जैसे अपरा अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करता है। अपरा अंतःस्रावी ऊतक के रूप में भी कार्य करता है और विभिन्न हार्मोनों का उत्पादन करता है। जैसे कौन कौन से हार्मोन? तो याद रखेंगे कि अपरा द्वारा मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्राव होता है, यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। दूसरा, मानव अपरा लैक्टोजन, मानव अपरा लैक्टोजन यानी ह्यूमन प्लासेंटा या प्लासेंटल लैक्टोजन। साथ ही साथ ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आदि हार्मोन का भी स्राव करता है। यहाँ पर देखिए दो हार्मोन नए मिले हैं, एक तो मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन और दूसरा मानव अपरा लैक्टोजन। तो ये
अलग है ना, पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी हैं। HCG इसे हम शॉर्ट फॉर्म में HCG भी कहते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में HPL भी कहते हैं। तो याद रखेंगे कि अपराग अंतःस्रावी ऊतक के रूप में भी कार्य करता है और विभिन्न हार्मोन जैसे मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, जिसे इंग्लिश में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन कहते हैं, दूसरा मानव अपरा लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जिसे HPL कहते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी स्राव करता है। याद करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब कुछ याद करिए अपरा के बारे में कि अपरा का निर्माण किससे होता है। तो जरायु अंकुरक और गर्भाशय ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरांगुली युक्त हो जाते हैं और इससे प्लासेंटा का निर्माण होता है। अपरा का कार्य क्या है? तो अपरा ऑक्सीजन व पोषक पदार्थों की आपूर्ति करता है भ्रूण में और भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालता है। इसके साथ साथ ऐसे याद रखेंगे कि अपरा भ्रूण से नाभिरज्जु या अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है, जो भ्रूण में सभी आवश्यक पदार्थों को ले जाने और बाहर करने में मदद करता है। फिर याद करेंगे कि अपरा अंतःस्रावी ऊतक के रूप में भी कार्य करता है और विभिन्न हार्मोन जैसे मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, दूसरा मानव अपरा लैक्टोजन यानी ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन HPL तथा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का भी स्राव करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन और मानव अपरा लैक्टोजन ये दो विशेष हार्मोन हैं जो जिनका स्राव कौन करता है? अपरा यानी प्लासेंटा करता है। क्लियर है सारी चीज़ें? सगर्भता के कुछ समय पश्चात अंडाशय से एक और हार्मोन का स्राव होता है, यानी जब प्रेगनेंसी क्लियर हो जाती है तब अंडाशय से स्रावित होता है एक हार्मोन जिसका नाम है रिलैक्सिन। याद करिए, लेकिन सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के बाद ही अंडाशय से रिलैक्सिन हार्मोन स्राव होता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? तो क्या कहेंगे? रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव अंडाशय करती है, ओवरी। तो सगर्भता के कुछ समय पश्चात अंडाशय से रिलैक्सिन हार्मोन का भी स्राव होता है। अब एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि रिलैक्सिन, HCG और HPL यानी रिलैक्सिन, मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, मानव अपरा लैक्टोजन केवल और केवल प्रेगनेंसी के समय में ही निकलते हैं, उत्पादित होते हैं। केवल और केवल सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के समय ही उत्पादित होते हैं, अन्य किसी भी समय नहीं होते। ये बात एकदम नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर सगर्भता होता है, प्रेगनेंसी होती है, तभी मादा में 3 हार्मोन का उत्पादन होता है, अन्यथा नहीं होता। कौन कौन से? रिलैक्सिन, HCG और HPL। और अगर इनकी प्रेजेंस है, अगर ये हार्मोन प्रेजेंस है बॉडी में, तो क्या कंफर्म है कि प्रेगनेंसी है। तो जो स्ट्रिप आती है प्रेगान्यूज या जो भी है, उससे कंफर्म कैसे किया जाता है? इन्हीं हार्मोनों की उपस्थिति से ही पता किया जाता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब वो प्रेग्नेंट और नेगेटिव मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो इन हार्मोन के ही उपस्थिति से वो पता लगाया जा सकता है। क्लियर है इतनी बातें? सगर्भता के कुछ समय पश्चात अंडाशय से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। रिलैक्सिन, मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, मानव अपरा लैक्टोजन केवल सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के समय ही उत्पादित होते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और भी जैसे हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इन हार्मोनों की मात्रा माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती है। समझ में आ रहा? सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के समय रिलैक्सिन, मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, मानव अपरा लैक्टोजन के साथ साथ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आदि हार्मोनों की मात्रा माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती है और रक्त में इन हार्मोनों की बढ़ोतरी भ्रूण की वृद्धि, माता के उपापचयी प्रक्रियाओं में परिवर्तन और सगर्भता के लिए आवश्यक होता है।
यानी ये ज़रूरी है कि ये हार्मोन का लेवल बढ़े ब्लड में, जिससे भ्रूण की वृद्धि भी होगी अच्छी, माता का उपापचय प्रक्रियाओं में जो परिवर्तन है वो भी होगा और सगर्भता यानी प्रेगनेंसी भी बनी रहेगी। बस यही था आपका भ्रूणीय परिवर्धन में। आप हेडिंग डालेंगे भ्रूणीय परिवर्धन यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और इसमें लिखेंगे ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय में अंतररोपण के पश्चात ट्रोफोब्लास्ट स्तर से अंगुली समान संरचना उभरती है, जिसे जरायु अंकुरक यानी कोरियोनिक विलाई कहते हैं। आगे लिखेंगे कि जरायु अंकुरक गर्भाशय ऊतक व मात्र रक्त से आच्छादित होता है। फिर आगे लिखेंगे जरायु अंकुरक व गर्भाशय ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरांगुली युक्त यानी इंटरडिजिटेटेड जुड़े होते हैं और संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण व माता के शरीर के साथ संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई गठित करते हैं, जिसे अपरा या प्लासेंटा कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि प्लासेंटा भ्रूण को ऑक्सीजन व पोषक पदार्थों की आपूर्ति करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। फिर आगे लिखेंगे कि यह अपरा भ्रूण से नाभि रज्जु यानी अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा जुड़ा होता है, जो भ्रूण में सभी आवश्यक पदार्थों को ले जाने व बाहर निकालने में मदद करता है। आगे लिखेंगे इसके साथ साथ अपरा अंतःस्रावी ऊतक के रूप में भी कार्य करता है और विभिन्न हार्मोन जैसे मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसे HCG कहते हैं, कॉमा मानव अपरा लैक्टोजन यानी ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, जिसे HPL कहते हैं, कॉमा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का भी स्रावण करता है। फिर अगले लाइन से लिखेंगे सगर्भता के थोड़े समय पश्चात अंडाशय से एक अन्य हार्मोन रिलैक्सिन का स्राव होता है। लिखेंगे रिलैक्सिन मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन कॉमा मानव अपरा लैक्टोजन, ये केवल सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के समय ही उत्पादित होती हैं। फिर आगे लिखेंगे इसके अलावा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आदि हार्मोन की मात्रा माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती हैं। फिर आगे लिखेंगे कि इन हार्मोनों की रक्त में बढ़ोतरी भ्रूण के वृद्धि कॉमा माता के उपापचयी प्रक्रियाओं में परिवर्तन कॉमा सगर्भता के लिए आवश्यक होता है। बस ये था आपका भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में। आप ये फिगर बना लीजिएगा, जितने भी फिगर बनाते हैं उसको अपनी कॉपी में ज़रूर बनाया करिए। ये फिगर आप बना लीजिए और इसके बाद जो भी टॉपिक है यानी भ्रूण की झिल्लियाँ वगैरह जो भी बताया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में, वो आपका आखिरी भाग होगा इस अध्याय का। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। उम्मीद है कि आपके ये सारी टॉपिक आपको समझ में आई हैं। आप आगे के लिए जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।